दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक जो है संविधान का विकास। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, क्योंकि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहाँ से इसका जन्म हुआ, किस तरीके से इसका बना, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। इस पर एक मैं नोट्स आप लोगों को हैंड राइटिंग दे रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोग इसको देखिएगा, कोशिश करिएगा नोट्स कर लें, या इसको बार बार 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे मेरे ख्याल से, तब आपको इस टॉपिक से कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड साथ शेयर भी कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। खूब मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिए। आज हम लोग बात करते हैं संविधान का विकास। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, तो उस समय भारत में जो है व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में अनुमति दे दी गई। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देश में आई और अपने जो प्रभुत्व है उसको स्थापित किया, वो ईस्वी सन चल रहा था 1600, ठीक है। उस समय जो है जो ट्रेड करने का, व्यापार करने का जो अनुमति है, एलिजाबेथ उस समय जो है महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की, उन्होंने ही इसको अनुमति दी कि जाइए और आप भारत में व्यापार करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के कार्यों को, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके जो कार्य थे, वो जो काम करते थे, उनको कंट्रोल करने यानी नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे एक्ट, जिसको हम लोग अधिनियम कहते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाते गए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कुछ कुछ ऐसे एक्ट और नियम जो है उस कंपनियों को चलाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे अधिनियम को लाते गए। तो धीरे धीरे यही अधिनियम जो है हमारे संविधान के लिए एक नींव जो है बनती चली गई। तो वो जो कुछ अधिनियम बनाते गए थे कंपनी के लिए, तो वही अधिनियम मतलब कहीं ना कहीं एक्ट हमारे संविधान के निर्माण के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता गया। तो भारतीय संविधान का जो विकास है इन्हीं अधिनियम से शुरुआत होती है, और इसी के तहत सबसे पहला जो हमारे लिए अधिनियम जो एक्ट आया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। इस एक्ट में जो है क्या नियम लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने का ब्रिटिश सांसद जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखिए, इससे पहले जो है यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी को अपना व्यापार करने का अधिकार दे दिया था भारत में, कि जाइए अपने मर्जी से अधिकार कीजिए और अपने व्यापार को बढ़ाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनकी प्रभुत्व जो है इंडिया में काफ़ी बढ़ गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, वही जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो इसको लेके 1773 में आया। और उसके तहत ये बताया गया कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम वहाँ काम तो कर रहे हो, अब तुम्हारा काम पर निगरानी रखना, कंट्रोल करना अब मेरा भी जिम्मेवारी बनती है। और वहाँ के सांसद जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की, वो जो है धीरे धीरे जो यहाँ की व्यापारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसको करने के लिए ये जो है ब्रिटिश की ओर से ये पहला कदम था। इसी समय क्या करता है, बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए गए। देखिए, इसी समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब कंट्रोल करना चाहा वहाँ ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से, तो उस समय क्या किए, इससे पहले था बंगाल में गवर्नर का पोस्ट हुआ करता था। तो बंगाल में जो गवर्नर का पोस्ट हुआ था, तो पोस्ट का नाम ही बदल दिया, और उस जगह पे गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल का पोस्ट लेके आया। तो उसी समय गवर्नर का पोस्ट खत्म हो गया, उस जगह गवर्नर जनरल का पोस्ट लागू हो गया। और ये कब हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके बाद क्या होता है, जो वारेन होस्टिन थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। जब गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, तो उनको देखरेख, उनके अंडर काम करने के लिए एक परिषद, यानी कि कार्यकारी किस तरीके से काम होगा, देखभाल होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कुल मिला के 4 सदस्य को नियुक्त किए गए थे। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। देखिए, उस समय क्या गया था, कार्यकारी परिषद का जब स्थापना किया गया तो उसके अंदर 4 सदस्य को नियुक्त किया गया, लेकिन उसमें अलग से
कोई भी जो विधान परिषद है उनको नहीं इंक्लूड किया गया था। एक बात आप जानते होंगे, मुंबई व मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। देखिए पहले क्या था, बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला भारत गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के तहत अब क्या किया गया, एक तो मद्रास दूसरा मुंबई, वहाँ के जो गवर्नर थे उनको जो है इनके अधीन में रख दिया, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए जो फोर्ट विलियम था, आपने सुना होगा, जो कि कलकत्ता में है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपेक्स न्यायालय के रूप में की गई थी, ठीक है। तो अपेक्स न्यायालय के रूप में जो की गई थी वो फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता के तहत पड़ता है, ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापना किया गया था इसका। नोट करने वाली एक बात है, एलिशा एमपी का नाम आपने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। वो देश का जो मुख्य था न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। उस समय जो है मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी दिल्ली में, तो उस समय क्या हुआ करता था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ करता था, जो कि 1774 में स्थापित किया गया था। तो उसी समय जो पहला जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो एलिजा एम्पे बने थे। यहाँ पे 3 तरह के न्यायाधीश थे, जिसमें एक लॉर्ड डाइट था, एक लॉर्ड चैम्बूस था, एक लेम्पटर्स था। ये 3 तरह के जो उसमें न्यायाधीश थे, बाकी मुख्य न्यायाधीश जो है एलिशा एम्पे था। तो एलिशा एम्पे के बारे में कभी कभी पूछते ही हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके नौकरशाह को निजी व्यापार करने और साथ साथ जो मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। अब कंपनी के नौकरशाही को देखिए, धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनके जो कंट्रोल था, इनको जो आज़ादी मिली हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में थे, व्यापार कर रहे थे, उन पर कंट्रोल करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। इसके साथ क्या होता है, अब वह जो कंपनी के नौकरशाह थे, इनके जो अंडर काम करने वाले थे स्टाफ, उनको जो निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत, अब वो लोग क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके जो स्टाफ्स थे यहाँ बहुत सारे काम करते थे, तो अब क्या करते थे वो लोग, कभी कभी यहाँ के लोग से रिश्वत भी ले लेते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, खुद का व्यापार भी कर लेते थे। मतलब काम कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, लेकिन कुछ अपना भी व्यापार कर लेते थे निजी तौर पे, है ना, पर्सनल। इससे क्या होता था, उसको काफ़ी मुनाफा होता था। और इसी के तहत क्या होता था, कभी कभी जो है यहाँ के आदमी से कोई काम को सरल बनाने के लिए कभी कभी रिश्वत भी ले लेते थे। तो ये सब चीज़ देख के जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ऊपर नज़र रखना वहाँ के ब्रिटेन की जो है सरकार शुरू कर दिया और इसको भी बंद कर दिया। अब जो है वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परेशानी हो गई। अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं आगे, जब इस चीज़ को रोक लगा दी तब राजस्व कार्य के लिए फोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के, देखो जब इस तरीके की सारी चीज़ पर जब बैन कर दिया, कंट्रोल कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तब जो राजस्व आता था, जो राजस्व में के जो कार्यभार थे उनको देखने के लिए एक बोर्ड का स्थापना किया जिसका नाम था फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते थे, उनकी स्थापना किया गया। और फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो सदस्य की अगर संख्या की बात करते हैं तो कुल मिलाकर उसमें 24 सदस्य हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्ष के लिए व्यापारिक जो है अधिकार दे दिए गए। जब फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी यहाँ पर जो व्यापार कर रही थी हमारे भारत के अंदर, उनको 20 साल के लिए ये अधिकार दे दिया गया कि आप आराम से व्यापार कीजिए, ठीक है, हम आपको कोई तरह का टॉर्चर नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगला एक्ट जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि 1784। जब ये एक्ट आया, ये अधिनियम आया, तो इसमें क्या क्या सुधार हुआ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, इसके तहत क्या होता है, कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक, है क्या ना, कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि कंपनी के जो वाणिज्य थे और राजनीतिक काम होता था, सब एक ही साथ होता था। जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, वो क्या किया, कंपनी का जो वाणिज्य और राजनीतिक काम था उन दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद जो वाणिज्य कार्य था उनके लिए फोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा जो राजनीतिक कार्य था उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया। ध्यान दीजिए, पहला में क्या था, फोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब आया तो उसमें क्या किया गया था,
वाणिज्य और पहले तो एक ही साथ काम चलता था, लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें तो दोनों को अलग किया। तो साथ में जो वाणिज्य काम था उनको तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैंड में कर दिया, और राजनीतिक काम को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उनके हैंड में कर दिया। तो ये दो एक डायरेक्टर्स को क्या किया था, बनाया गया था। सदस्य परिषद की अगर बात करें, जिसमें गवर्नर जनरल की शक्तियाँ कम की कर दी। जो सदस्य परिषद था, जो परिषद के अंदर कोई भी जो भी सदस्य था, मेंबर था, वो क्या किया, गवर्नर जनरल की शक्तियाँ जो पहले हुआ करती थी उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। भारतीय विषय को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। अब भारत के सामने जो विषय है, प्रॉब्लम है, समस्या है, हर चीज़ को प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट रूप से जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया कि भारत के सामने ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, ऐसा चला। हर चीज़ को निगरानी करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया यहीं से। अब क्या होता है, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। अब क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपना प्रभुत्व कायम किया था, कुछ कुछ क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लिया था, वो आधिपत्य जो है अब ब्रिटिश सरकार का हो गया। ठीक है, तो वो कंपनी द्वारा कुछ हड़पे गए क्षेत्र थे या कुछ भी जिस पर अपना अधिकार वो समझते थे, उन चीज़ों को अब जो है ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जो है मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषद की स्थापना की। ये सब देखते हुए एक मद्रास, दूसरा बॉम्बे, इनमें जो गवर्नर परिषद थे उनकी भी स्थापना भी की गई। ये सारे के सारे जितने भी काम थे, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात है। इसी तरीके से एक्ट बढ़ते गए और अगला एक्ट आया जिसका नाम आप लोग पहले भी सुना होगा, चार्टर एक्ट। जी हाँ, चार्टर एक्ट, ये था 1793। चार्टर एक्ट 1793 की अगर बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया। पहले भी दिया था 20 साल के लिए, अब फिर क्या किया, जो उनको अधिकार था कि हाँ ठीक है भाई, अब तुम यहाँ पे व्यापार करो, ठीक है 20 साल तुम्हारा और बढ़ा देते हैं, और भी तुम आराम से यहाँ पे व्यापार करो, हम तुमको कोई तरह का परेशानी नहीं देने वाले हैं। और इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया कंपनी आराम से व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट 1793 में इंडियन सिविल सर्विस ICS 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित किया। आप जानते होंगे ये एग्ज़ाम पहले हुआ करता था इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ICS, तो इनको पहली बार 21 अप्रैल 1793 में पहली बार इसको आयोजित किया गया। सिविल सर्विस डे के रूप में जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, ये पूछा भी जाता है। अब 1793 में क्या होता है, राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना कब की गई थी। 1793 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, इसके तहत जो है राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, तो काफ़ी थोड़ा सा इतना लंबा नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोगों के लिए अगर कंटेंट अच्छा है, चीज़ अच्छा हो तो ज़रूर, थोड़ा बहुत बड़ा हो तो अगर आपको बेनिफिट्स हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक दो बार इसको वीडियो का जो साउंड है इसको स्पीड बढ़ा के 2-4 बार 3 बार सुनते रहिए, आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट छप जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813। जी हाँ, इसमें केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए। अब जो बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के तहत जो व्यापारिक करने के लिए पूरा एकदम मतलब पूरा अधिकार था कि चलो भाई हर जगह अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मतलब पूरा छूट दे रखा था। 20 साल बढ़ा के इसको जो है आज़ादी दे दिया था, हाँ ठीक है तुम व्यापार करो। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है ब्रिटिश सरकार का देखो भाई जो हुआ, अब सिर्फ 2 ही ऐसे अधिकार क्षेत्र था जिस पर कि का तुम बिजनेस व्यापार अपना कर सकते हो, बाकी जितना भी तुम्हारे अंदर है सबको क्या किया, कब्जा में ले लिया ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो केवल जो है आधारिक जो व्यापारिक करने के लिए उसको 2 मात्र अधिकार क्षेत्र छोड़ा, बाकी जितना भी था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को पूरी की पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। अब कहाँ पर इनको 2 अधिकार क्षेत्र कहा कि ठीक है तुम यहाँ सिर्फ व्यापार कर सकते हो, बाकी क्षेत्र पे अब तुम व्यापार नहीं कर सकते। ये बात किसने बोला, ब्रिटिश सरकार ने। किसको बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहा देख भाई तू इतने दिन आज़ादी से एकदम भारत में राज्य कर लिया, जहाँ मन था वहाँ व्यापार कर लिया, बिजनेस कर लिया, सब कुछ तुम्हारा ठीक है, लेकिन अब नहीं चलने देंगे, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा, तुम सिर्फ 2 ही जगह पर अपना राज्य कर सकते हो,
तो वो कौन कौन क्षेत्र था? एक देखिए चाय का व्यापार करने के लिए कहा ठीक है चाय का व्यापार करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा बात, चीन के साथ तुम व्यापार करो, हम तुमको नहीं टोकेंगे, बाकी जगह तुम व्यापार नहीं कर सकते। ओके, ये ब्रिटिश सरकार की हुक्म थी। अब क्या होता है, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा जो संपूर्ण ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब पूरी तरह से क्या हो गया, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो एकाधिकार मतलब होता है कि पूरा का पूरा उन्हीं का अधिकार। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा अधिकार जमा लिया था, तो इनको ख़त्म करके कहा देख भाई तुम्हारा अब जो है एकाधिकार नहीं रहने वाला है, अब जो है मेरा होगा, ठीक है, तुमको कुछ क्षेत्र देते हैं, बस उसमें अपना बिजनेस व्यापार आराम से करते रहो। अब इसी तरह से समय बीतता गया। फिर आता है चार्टर्ड अधिनियम 1833, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इसमें क्या बताया गया, बंगाल के गवर्नर के जो देखिए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स दिमाग में एकदम छपना चाहिए। बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो चार्टर्ड अधिनियम 1833 का वो बात है जब बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। देखिए वहाँ पर क्या था कि बंगाल, शुरू में आपने चार्टर्ड एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जो कि वारेन हेस्टिंग था। यहाँ पर बात क्या है देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ भारत का बात कर रहा है, वहाँ सिर्फ बंगाले का था, गवर्नर से गवर्नर जनरल क्या था, यहाँ था कि बंगाल की गवर्नर को भारत का गवर्नर। जो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ भारत और वहाँ बंगाल, तो याद रखिएगा, पूछता है। और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। आई होप समझ में गए हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, जब चार्टर एक्ट 1833 का काम एक्ट आया तो इसमें और क्या क्या हुआ, तो इसमें और क्या होता है, ये केंद्रीयकरण की दिशा में प्रथम कदम था। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि मतलब सारा कंट्रोल केंद्र के हैंड में होना चाहिए। पहले अलग अलग बटा हुआ था, कुछ ये क्षेत्र कुछ वो क्षेत्र, इस तरीके का नहीं था। अब धीरे धीरे जो है कदम किसकी ओर बढ़ रहा था, केंद्र की ओर बढ़ रहा था, सेंटर की ओर बढ़ रहा था। ये प्रोसेस को लेके आया था 1833 का जो एक्ट था उसमें। और उसके बाद क्या होता है, देखिए ये एक्ट के तहत क्या होता है, यानी कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था ना, समाप्त कर दिया गया। अब ये केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो कैसी नीति थी, पहले जो कुछ एक दो क्षेत्र दे भी रखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो तुम व्यापार करते रहो, अपना काम करते रहो। अब क्या किया, उनको भी पूरी की पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पूरा अधिकार जो है अब अपने ब्रिटिश सरकार अपने अंडर में ले लिया। और अब क्या हुआ, जो भी कंपनी थी, समझ रहे ना, तो ये अब क्या हुआ, केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करना ही शुरू किया। अब उसको जो है इन क्षेत्रों से हटा के प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करने के लिए बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1833, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, अब ये अपना अधिकार जमा नहीं सकते थे। अब जो थोड़ा बहुत एक दो क्षेत्र मिला भी था उनको भी कैप्चर कर लिया, अब वो भी हाथ से छीन लिया। अब ये क्या करेगा, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कठपुतली बन गया। कठपुतली समझते हैं, जैसा नाचाना, मतलब ब्रिटिश सरकार ने बोला हम तुमको जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा, अगर नाचना है तो ठीक है, नहीं तो पूरा पत्ता साफ हो जाएगा तुम्हारा। तो मजबूरन अब इस एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें, चार्टर अधिनियम जो एक्ट था 1853 में, इनको केवल एक प्रशासनिक वजूद के तौर पे ही कहा कि ठीक है प्रशासन का जो काम चलता है थोड़ा बहुत इसी में आप काम करो, तुमको फालतू काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। और इसलिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 6 सदस्य जो हैं इनसे हटा दिए गए। पहले कुछ ज़्यादा सदस्य हुआ करता था, देखे थे 24 शायद लगभग था ना, देखे होंगे पहले, तो उसमें से क्या हुआ 6 को हटा दिया गया। और 1853 में क्या होता है, पहली बार ICS के लिए लिखित परीक्षा आयोजित। पहले आपने बताया कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था इसका, अब पहले लिखित नहीं होता, अब क्या किया गया, अब उस ICS की पेपर को लिखित जो है स्टार्ट कर दिया। अब मतलब लिखित एग्ज़ाम होना माना गया कि अब जो है लिखित एग्ज़ाम होगा ICS की। और गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका कार्य को अलग अलग कर दिया। जो गवर्नर जनरल का परिषद हुआ करता था उनके तहत जो विधायी था, जो कार्यपालिका था, उनको क्या किया, अलग अलग कर दिया गया।
ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत। केंद्र विधान परिषद में जो है 6 सदस्य कर दिए गए। केंद्र विधान परिषद में भी 6 सदस्य कर दिया गया। साथ ही साथ जो इन 6 सदस्य में से जो था 4 को मुंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकार के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए 6 को तो इनमें से अलग किया, उसमें से 6 में 4 को क्या किया, एक को मुंबई का, मद्रास, बंगाल, आगरा के प्रांत सरकार को नियुक्त कर देता है। इसी के साथ जो सिविल सेवकों की भर्ती था उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन एग्ज़ाम का पहली बार जो दर्शन हुआ था ये हुआ था चार्टर्ड एक्ट 1853। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली सबसे पहले किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत आया था। तो याद रखिएगा 1853, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग ताज का शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला था और वेरी इंपॉर्टेंट है। इस शासन के तहत क्या होता है, देखिए भारत के लिए ये एक्ट यानी अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो कि 1857 की क्रांतिकारी की विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियम किया गया था, जिससे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह कहा गया। आपको पता है ना, जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था इसी तहत हुआ था। तो क्या होता है, भारत के लिए जो ये एक्ट था ब्रिटिश ताज के, ये ब्रिटिश ताज क्या हुआ, ये मतलब जो अच्छा शासन के लिए, मतलब जो अच्छे से शासन करे, यहाँ पर शासन में कुछ किसी तरह की कमी ना हो देश में, इस चीज़ को लेके ये जो है भेजा गया था। 1857 का जब क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था, आपको पता होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम को बनाया गया था कि ये विद्रोह को किस तरीके से हैंडल किया जाना है। और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह भी इन्हीं को कहा गया था। इसी की वजह से ये सब इतने कुछ देखने को मिला भी। इसके तहत शासन को पूरी तरह से ब्रिटिश ने हिला के रख दिया था। और ये सब चीज़ में थोड़ा बहुत देखने को हम लोगों को मिलता है। जब वो विद्रोह स्टार्टिंग का अगर पीरियड भी देखा जाए तो यही रहा था, जहाँ की वो जो दांत से जो खींचने वाला जो बंदूक था, जिसके द्वारा जो मंगल पांडे के बारे में थोड़ी बहुत आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, ये बात बताया गया था। जब 1858 का जब अधिनियम आया, इसमें क्या बोला गया, जो भारतीय परिषद होगा उनमें एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, ये बात उसमें बताया गया था। गवर्नर जनरल को वाइसराय बना गया। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, पूछता है कि गवर्नर जनरल को वाइसराय कब बना। देखिए पोस्ट को दर दर बदलते गया। जैसे पहले मैंने बताया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था, अब गवर्नर जनरल वाला पोस्ट को बदल के इसका नया नाम कर दिया वाइसराय। और ये कब किया गया था, कौन सा एक्ट था, 1858 का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब नोट करने वाली बात है, कभी कभी पूछ लेता है कि कैनिंग के बारे में, है ना। कैनिंग प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। तो अब ये कन्फ्यूजन होता है कि मतलब प्रथम वाइसराय अंतिम गवर्नर जनरल कैसे। तो एक बात बताइए, जिस समय कैनिंग जो है गवर्नर जनरल बना था, वो तो बेचारा उस समय गवर्नर जनरल का पोस्ट पहले से मौजूद था, तो चलो वो बन गया। लेकिन जब वो बना हुआ था ही, तो उस आदमी को थोड़ा बदला। वो आदमी गवर्नर जनरल पहले से भी कैनिंग है, लेकिन कैनिंग का जो पोस्ट था गवर्नर जनरल, इसको बदल के अब वाइसराय कर दिया। तो बस गवर्नर जनरल का नाम बदल गया, आदमी थोड़ा बदला। इसीलिए बोलते हैं कि जिस समय गवर्नर जनरल ये थे, तो वो पहले भी गवर्नर जनरल थे ही। तो कैनिंग गवर्नर जनरल थे, लेकिन गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसराय कर दिया। तो इसीलिए वो अंतिम हुआ ना, उसके लिए पोस्टें खत्म हो गया, अब हम नया आया वाइसराय। तो इसलिए पहला वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है कैनिंग को। ये कन्फ्यूजन होता है, आदमी को समझ ही नहीं आता है। तो ये ध्यान से एक दो बार वीडियो को एकदम सुनते रहिएगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आपने देखा ना, उसमें दो मतलब बोर्ड बनाया गया था, किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए, राजनीतिक मामला को अलग देखने के लिए, वहाँ का जो कार्यकारी था उसको देखने के लिए अलग अलग। तो इन चीज़ों को अब पूरी तरह से क्या किया गया, जब एक्ट आया था 1858 का, तो ये इसको समाप्त कर दिया गया, ये सब पोस्ट को हटा दिया गया।
अब हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। 1860 में क्या होता है, पहली बार जेम्स विलियम्स का नाम सुना होगा, उनके द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1860 में पहली बार के जेम्स विलियम जो है, इन्होंने क्या किया था, भारत में बजट का नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रस्तुत करने वाले पहले आदमी थे ये जेम्स विलियम। इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। इनकम टैक्स की शुरुआत भी इसी अधिनियम 1861 के तहत की गई। और इनकम टैक्स के फादर के रूप में कैनिंग को जाना जाता है। फादर किसको जाना जाएगा, कैनिंग, क्योंकि वायसराय कौन है अभी, कैनिंग, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीयों को नियुक्त किया गया और 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। देखिए, ये पहला दफ़ा था जिस समय भारतीयों के जो कोई भी कैंडिडेट का अगर इच्छा होगा कि वो इसकी कार्यकारी या विधान परिषद जैसे संस्था में अगर हम पार्टिसिपेट करें, हम उसमें काम करना चाहते हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कैनिंग के टाइम पे। इसको ऑर्डर दिया गया था, हाँ ठीक है, 3 ऐसे भारतीय कोई भी कैंडिडेट इसके तहत जो है कार्यकारी बोर्ड के तहत काम कर सकता है, इसमें ज्वाइन कर सकता है। और केंद्र व प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की। अब क्या किया गया, सीधा एक तो केंद्र सरकार के पास, एक जो है प्रांत, इनके बीच जो है विधान परिषद की स्थापना को की गई थी। देखिए, मुंबई व मद्रास प्रांतों को शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत यहीं से कर देता है। देखिए, एक तो मुंबई, दूसरा मद्रास, इन दोनों प्रांत की शक्तियां को देकर क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। एक केंद्र में दोनों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया। ये प्रक्रिया जो है यहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार ऐसा अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर ये पूछता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव का परिचय, इंट्रोडक्शन कहाँ से होता है, किस अधिनियम से होता है। तो याद रखना है 1892 का जो अधिनियम था अप्रत्यक्ष चुनाव को लेके, ये यहीं से होता है। कौन सा एक्ट, 1892। पहली बार अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव को यहीं से इंट्रोडक्शन दिलाता है, परिचय करवाता है। विधान परिषद का आकार जो है बढ़ा दिया गया। अब विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की गई, साथ बजट पर चर्चा करने का, कार्यपालिका के प्रश्न करने का अधिकार भी दिया। अब जो कार्यपालिका हुआ करता था उनको क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था। ये जो है अधिनियम कौन सा था, 1892 का। इसमें सबसे ज़्यादा जो ये चुनाव वाला पूछता है, अप्रत्यक्ष चुनाव को लेके। अब हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। वेरी इम्पोर्टेंट। इस अधिनियम के मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पूछ लेता है मार्लो मिंटो, वैसे कौन सा एक्ट आया था, 1909। इसमें क्या था, एक लॉर्ड मार्ले जो है सचिव तथा लॉर्ड मिंटो जो है तत्कालीन वायसराय थे। ये जिस समय 1909 की बात करते हैं, जो ये भारत परिषद एक्ट आया था जिसको मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते थे, उस समय जो है सचिव का पोस्ट पर था मार्ले, और तत्कालिक उस समय जो एक होता है ना, तत्कालिक कुछ समय के लिए वायसराय का अगर काम कर रहा था, वो था मिंटो। तो ये मिंटो और मार्ले ये दोनों उस समय प्रेजेंट में थे, इसीलिए इस नाम से इसको जानते हैं, मार्लो मिंटो सुधार के नाम से, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे कुछ सुधार हुए थे इसके तहत। विधान परिषद के लिए जो प्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए, देखिए अब इसमें क्या गया, अभी 1909 से ऊपर जो हम लोग एक्ट पढ़े उसमें क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। लेकिन 1909 का जो एक्ट आया, इसमें क्या किया गया, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए गए। साथ ही प्रथम बार प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से, अब यहीं से लोकतंत्र का जो है शुरुआत होता है, परिचय करवाया जाता है। तो 1909 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के 7 कर दिया जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व होता है, इनकी प्रणाली यानी सिस्टम की शुरुआत कब होती है, तो ये 1909 में होती है, ठीक है। तथा जो मुसलमान हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी 1909 के जो मार्लो मिंटो एक्ट है इसी के तहत जो है ये भी करवाया गया था, याद रखिएगा। और जो प्रथम बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति, ये भी सुविधा किया गया था। और पहली बार जो सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा को कानून सदस्य के रूप में नियुक्त भी किया गया था। तो वायसराय के जो परिषद हुआ करता था उसमें भारत की नियुक्ति के लिए
बात इसी में बताई गई थी। कौन सा एक्ट था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और इन्हीं में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को कानून सदस्य नियुक्त किए, कानून के तौर पे मेंबरशिप इसको मिला था और ये उसमें ज्वाइन भी किए थे। अब हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या होता है, मॉन्टेग्यू उस समय सचिव थे और भारत के वायसराय भी थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू जो है ये सचिव थे और भारत के वायसराय भी थे, इसी जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय विषय का जो है सीमांकन किया गया और उन्हें प्रांतीय विषय से अलग कर देता है। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांतों को द्वैध शासन की शुरुआत। पूछता है दोहरी शासन, द्वैध शासन की व्यवस्था जो है कब स्टार्ट होता है? ये अधिनियम था 1919 का। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। आरक्षित विषयों के तहत जो है राज्यपाल ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था और प्रथम बार केंद्र में जो है द्विशासन व्यवस्था को अपनाया गया। ये भी पूछ लेता कि पहली बार केंद्र सरकार में द्विसदनीय जो व्यवस्था था यह कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और राज्य परिषद में 60 सदस्य था, विधान परिषद में 140 सदस्य दिए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से किया गया 1919 का। और केंद्र लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियम के हस्तांतरित नियमों के रूप में जाना जाता है। और 1928 में साइमन कमीशन जो कि भारत आया, ये वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है। 1928 का जो साइमन कमीशन था, जो भारत आए थे, तो ये जो है एक तरीके से वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट संविधान में लिया गया है। देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना जो है 1935 में ही किया जाता है। प्रांत और रियासतों की इकाई के रूप में शामिल करते हुए जो अखिल भारतीय महासंघ थी, उनकी स्थापना का प्रावधान भी किया गया। साथ में अधिनियम के द्वारा केंद्र और उनकी इकाइयों के मध्य जो है शक्तियों को 3 सूचित में बांटा गया। 3 इस तरीके से लिस्ट बनाया गया। तो पहला था संघ सूची, जो कि उस समय की अगर बात करें 59 यानी कि 59 विषय थे। प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे। समवर्ती में 36 यानी कि 36 विषय थे। ये जो है अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रांत में जो है द्वैध शासन को अब क्या किया गया, 1935 में समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को प्रदान किया गया। तो पहले जो मतलब केंद्र में जो डबल शासन था यानी कि द्विशासन था, उसको समाप्त कर दिया जाता है 1935 के अधिनियम के तहत। देखिए, इस समय जो है 6 प्रांतों थे, याद रखिएगा। जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो इस समय जो है क्या था, 6 ऐसे प्रांत मौजूद थे। कौन कौन भारत में बताइए? एक असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार और संयुक्त प्रांत, बाकी तो सब संयुक्त ही था। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इन्हीं एक्ट के तहत किया जाता है। भारतीय परिषद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। केंद्र में जो द्विशासन था उनको भी पहले जो क्या था कि प्रांत और राज्य दोनों अलग अलग हुआ करता द्विशासन, अब इसमें क्या क्या सिर्फ केंद्र में ही द्विशासन की शुरुआत की गई। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब इस तरीके से ये सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस अधिनियम के तहत था 1935। अब हम लोग बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया जाता है। केंद्र और राज्य को उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। वायसराय के पद को पूरी तरह से समाप्त किया गया। पूछ लेता है वायसराय का पोस्ट कब खत्म किया गया था? 1947 में जो वायसराय हुआ करता था, इस पोस्ट को ख़त्म किया गया। इसके जगह पे गवर्नर जनरल फिर से बनाया जाता है और संविधान सभा के दोहरे कार्य सौंपे गए। संविधान और विधायिका को संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया। महत्वपूर्ण कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है। एक है चार्टर अधिनियम 1833 से पहले के अधिनियम को रेगुलेटिंग अधिनियम और बाद के अधिनियम को अधिनियम कहा गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो देखिए, चार्टर अधिनियम जो 1833 था, उससे पहले जितने भी अधिनियम एक्ट आए उनको तो रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया और बाद के जितने भी एक्ट और अधिनियम आए उसको जो है अधिनियम कहा गया। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया। वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही जिला कलेक्टर पद का जो है बनाने का जिम्मेवारी इसको जाता है। साथ ही ये न्यायिक शक्तियाँ जिला कलेक्टर के बाद कॉर्नवालिस को प्रदान की गई थी। याद रखिएगा,
ये पद को लेके आए। साथ ही साथ जो न्यायिक शक्तियाँ हैं जिला कलेक्टर के बाद जो दूसरा होगा वो जो है कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान की गई थी। मियो की बात करें, वित्तीय विकेंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय श्मशान विकास 1870 में किया गया। 1892 में रिपन को संकल्प की स्थापना स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, ये प्रतिष्ठित हुआ। साथ में भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में स्थापित भी किया गया था रिपन के टाइप में, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम जो 1909 से पहले जो है महत्वपूर्ण अधिनियम था, और अधिनियम 1919 द्वारा प्रदान की गई जो कार्यकारी परिषद में 1947 तक वैसे को सलाह देती थी, और मौजूदा जो कार्यकारी परिषद थी उसी कार्यकारी परिषद की प्रतिरूप है। और विधान परिषद और विधानसभा आज़ादी के बाद राज्यसभा और लोकसभा के रूप में विकसित हुआ। तो ये पूरी की पूरी जो है संविधान कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म हुआ, पूरा ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को दोस्तों सुना दिया। देखिए, थोड़ा सा भी मेहनत अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरह के सारे नोट्स को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कैसे बना नहीं बना, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो आई होप अच्छा लगा होगा दोस्तों। नमस्कार।